जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने जीके का 9वां मॉक टेस्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, चैनल पे हम डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं, एक दिन साइंस और एक दिन सामान्य ज्ञान का, ठीक है ना। तो आज हम 9वां मॉक टेस्ट करेंगे सामान्य ज्ञान का। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें साथ में। और ये हमारी एकेडमी का नंबर है, ठीक है। जय हिंद लिख के आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है ना। फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह जो भी वीडियो की होती हैं वो आपको यहाँ पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद लिख के आप व्हाट्सएप कर दें। अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, प्रताप एकेडमी के नाम से अकाउंट है, ठीक है। और स्टोरी चेक कर लिया करो, स्टोरी में हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डालते रहते हैं, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस है जो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर, काफी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में नेशनल इनकम। तो आपने यही बताना है कि भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बताओ फटाफट आप, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है सी, दादा भाई नारोजी, ठीक है ना। दादा भाई नारोजी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया, बताया कि हमारे देश की कितनी आमदनी है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखी। इस बुक में इन्होंने ये बताया, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय के साथ साथ उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को भी कैलकुलेट किया था, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है कि भारत में पहली बार किसने प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट किया, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। दादा भाई नारोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो फिर क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात यानी वाटरफॉल, झरना हम जिसको बोल देते हैं, वही बताना है भारत में सबसे ऊंचा है। तो देखो, अगर मैं आपको ऑप्शन ना दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछ लूं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका राइट आंसर पता क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। प्रपात आना चाहिए, है ना। ये प्रताप लिखा हुआ है इन्होंने, ये प्रताप एकेडमी वाले हैं ना, प्रपात को प्रताप ही लिख दिया। प्रपात, ठीक है ना, प्रपात, जलप्रपात, ठीक है ना, जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो राइट आंसर ये है भाई, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में तो कहीं पे भी कुंचिकल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कुंचिकल ना हो तब आप जोग प्रपात कर सकते हो, तब आप जोग प्रपात कर सकते हो, अगर ऑप्शन में कुंचिकल ना मिले तो, ठीक है। दोनों कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, और ये भी कर्नाटक में मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना है। जोग जलप्रपात को हम महात्मा गांधी जलप्रपात या गैर सेपा जलप्रपात भी बोल देते हैं, पर ये भारत का सबसे ऊंचा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी बुक, इवन ल्यूसेंट की बुक में भी यही लिखा हुआ है, बट ये नहीं है रियलिटी में, ठीक है। कौन सा है? कुंचिकल है। नेक्स्ट प्रश्न पर फिर आ जाओ। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर इसका है बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जूट के बारे में एक पॉइंट याद रखो, जूट का इस्तेमाल कहां पे होता है? तो जूट का इस्तेमाल होता है, ये जो हम टाट दरिया वगैरह जो बनाते हैं ना, टाट हो गया, दरिया हो गया, या, ठीक है, ये याद रखना आपने, दरिया वगैरह, दरिया पता है ना, स्कूल में जैसे नीचे बिछाते हैं, दरिया टाट वगैरह, और बोरी, ठीक है ना, बोरी वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जूट को स्वर्ण रेशा भी बोल देते हैं, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है।
गोल्डन फाइबर, ये याद रखना है। स्वर्ण रेशा भी इसे कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल की राजधानी के अलावा आप याद रख सकते हो मुख्यमंत्री वो कौन है, ममता बनर्जी। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुल कितनी महाजनपद थी, 16, ठीक है ना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की बात हो रही है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थी। महाजनपद एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है ना। जनपद होता है एक छोटा एरिया, और जब वही छोटा एरिया काफी बड़ा हो जाए तो उसको हम महाजनपद बोलेंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े साम्राज्य, ठीक है ना। तो 16 बड़े बड़े महासाम्राज्य थे, उनमें से एक थी अंग, और अंग वालों की राजधानी कौन सी थी, चंपा, ठीक है ना। और इन 16 महाजनपदों में से मगध जनपद जो थी वो सभी जनपदों को जीत लेती है, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आ जाओ, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी, ये वर्ड आपने सुना होगा, समुद्र में सुनामी आ जाती है, ठीक है ना। तो बस वही आपने कारण बताना है, सुनामी का क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्री सतह पर भूकंप, सुनामी, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है डी, समुद्र के अंदर, समुद्र की जो सतह है, ठीक है ना, जो फ्लोर एरिया है समुद्र का, यानी समुद्र के अंदर ही जो धरती है, वहां पे भूकंप आ जाने के कारण जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह पैदा होंगी, तरंगे पैदा होंगी भूकंप की, और जिससे फिर वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर यानी हमारी धरती के ऊपर वो आ जाएगा पानी, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा नुकसान वो करता है, तो उसी को हम सुनामी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आ जाओ, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादक यानी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी, कोटि का मतलब क्या है, क्वालिटी, वो हम कैसे निर्धारित करते हैं, या उनको कौन निर्धारित करता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, एगमार्क, ठीक है ना। कृषि उत्पादक जो होते हैं वो एगमार्क होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर एगमार्क का निशान लगा होता है, ठीक है। तो उसके ही हम उसकी क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। अगर एगमार्क है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। जैसे कोई हम इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे वो ISI प्रमाणित होगा, ठीक है ना। हम कोई फूड प्रोडक्ट लेंगे, कुछ खाने का सामान लेंगे तो वो FSSAI से प्रमाणित होगा, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, आप कुछ भी दुकान से कुछ खाने का सामान लेंगे, ठीक है ना, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेते हो, वो FSSAI से अप्रूव होता है। अगर वो FSSAI से अप्रूव है यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर नहीं अप्रूव है तो वो देसी है, ठीक है ना। मतलब उसको बनाने के लिए किसी तरह का कोई भी जैसे साफ सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मतलब कम से कम दिहाड़ी, ठीक है ना, कम से कम मजदूरी, वो पहली बार कब तय की गई थी? ठीक है ना, तो वो है राइट आंसर इसका 1948। 1948 में पहली बार, ठीक है ना, जो न्यूनतम मजदूरी दर थी वो तय की गई थी। या आप इसको ऐसे याद रख लो बस, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपने बताना है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद ये आपने बताना है, ये आपको कहाँ मिलेगी मोती मस्जिद, और इसका राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ए, आगरा, ठीक है ना, आगरा में मिलेगी। और आगरा आपको पता है मुगलों की राजधानी भी था, ठीक है ना। आगरा में ही आपको ताजमहल मिलेगा, ठीक है, आगरा में आपको ताजमहल मिलेगा। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना, ये याद रखना है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं यमुना के किनारे कौन कौन से 3 शहर हैं, DAM, दिल्ली, आगरा, मथुरा, डैम, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये यमुना के किनारे हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखो उसके बारे में। नेक्स्ट, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन के बारे में आपने बताना है ये किससे प्राप्त होती है।
और पेनिसिलिन के बारे में आप सभी को पता है ना, पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन की खोज किसने की है, ठीक है ना। तो ये तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके आपने बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। काफी बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और सबको पता ही होना चाहिए, खोज किसने की थी, ठीक है ना, पेनिसिलिन की, या मतलब जो पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन वगैरह होता है, ठीक है ना, टीका, ठीक है, वो आपने बताना है। और ये प्राप्त किससे की जाती है, ये प्राप्त की जाती है फफूंद से, ठीक है ना, फफूंद से प्राप्त की जाती है, ठीक है। पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है ना, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में कैग, कैग भी बोल देते हैं, इंग्लिश में हम इसको कैग बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कैग। कैग का मतलब क्या होता है, कैग का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो भारत का होगा तो हम ऑफ इंडिया लगा ही देंगे। इसका काम क्या होता है और ये कौन से अनुच्छेद में है, दो प्रश्न आपने इससे रिलेटेड याद रखने हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। कैग कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का कैग कौन है, वर्तमान में भारत का कैग कौन है, वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना, जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कौन है, ये हैं भारत के कैग वर्तमान में, ठीक है ना। जब हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2022 मार्च में, ठीक है ना, मार्च 2022 में, कभी ये वीडियो आप बाद में देखें और बोलें गिरीश चंद्र मुर्मू तो नहीं है, ठीक है। तो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, याद रखना है आपने। इस व्यक्ति का काम क्या होता है, इस व्यक्ति का काम होता है भारत के खजाने की रक्षा करना, ठीक है ना। तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन के भारत की सार्वजनिक संपत्ति का रक्षक या खजाने का रक्षक किसे कहा जाता है, तो कैग को बोला जाता है, ठीक है ना, कैग को बोला जाता है। बाकी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं। नेक्स्ट है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, मतलब पीर का क्या मीनिंग है, मतलब है पीर का, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्था के लिए लड़ने वाला। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है गुरु। पीर का मतलब होता है गुरु, तो जो भी सूफी लोग होते हैं उनके गुरु को पीर कहा जाता है, ठीक है ना, पीर, ओके, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपने बताना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी वैशाखी वाले दिन 1699 में, ठीक है ना, 99, हिंदी में क्या बोलते हैं, 99, है ना। 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु ने, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया, ड्रेन, थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया मतलब किसने उसकी व्याख्या की है, किसने उसके बारे में बताया, वो सारा कुछ है। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है बी, दादा भाई नारोजी, ठीक है ना। देखो, दादा भाई नारोजी ने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक के अंदर दादा भाई नारोजी ने देश की आय यानी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया, प्रति व्यक्ति आय यानी भारत का हर एक व्यक्ति कितनी कमाई कर रहा है साल में, ठीक है ना, वो भी उन्होंने पहली बार बताया दादा भाई नारोजी ने। और साथ में ही एक उन्होंने थ्योरी दी, ड्रेन, थ्योरी ऑफ ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है, खाली करना। तो इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि भारत से अंग्रेज किस तरह भारत की संपत्ति को लूट कर अपने देश में ड्रेन कर रहे हैं, या मतलब भारत की संपत्ति या भारत के खजाने को वो कैसे लूट रहे हैं, भारत की धन दौलत को, और कैसे अपने देश में वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, दादा भाई नारोजी ने सारे कार्य करे थे, ठीक है ना। जब वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें यार फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। आर्मी के जितने भी ग्रुप्स हैं आपके वहां पे शेयर करें। नेक्स्ट है, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, ठीक है ना। तो
उस खाद्य फसल मतलब जो खाने योग्य होती हैं, ठीक है ना। तो उन खाने योग्य फसलों में से भी सबसे अधिक पैदावार, सबसे अधिक उपज किसकी होती है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है डी, राइस यानी चावल, ठीक है ना। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके ये बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन एक्यूरेट थे, ठीक है ना। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, या ये हम टेस्ट सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें, ये आपने बताना है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू रखें या टॉपिक वाइज हम आपको जीके और साइंस करवाएं, ठीक है ना। थैंक यू।